तो चलिए, अब तक तो हमने बहुविकल्पी प्रश्न को हल किया है, अब बारी है अतिलघुत्तरी प्रश्नों को हल करने की। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है कि बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है। जो है ब्याज नहीं मिलता है, वो कौन ऐसा बैंक है जिस बैंक में, मतलब बैंक में किस खाते में अगर जमा धनराशि है, उसमें पैसा जमा करेंगे तो उस जो है जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। तो देखिए, बैंक में जमा धनराशि पर चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता है। अगर आपने अपने धन को या अपने पैसे को अगर चालू खाते में जो है पैसा को जमा किया है तो उस पर ब्याज नहीं मिलता है। समझ में कि नहीं आया समझ में? अगला प्रश्न दिया है कि एक छात्र आवास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन के राशन की सामग्री उपलब्ध है। मतलब कि 300 बच्चे हैं, उनके लिए जो है 15 दिन का खाना जो है उपलब्ध है। ठीक है। आगे वाला प्रश्न मुझे लग रहा है कि नहीं है। आगे वाला प्रश्न थोड़ा आप लोग थोड़ा आगे वाला प्रश्न बोल दो तो। देखिए, इसमें जो मैं प्रश्न को यहाँ पर नहीं, आधा छूट गया था प्रश्न को, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि यदि एक छात्रावास में 300 बच्चों के लिए जो है 15 दिन का राशन सामग्री है, मतलब कि एक छात्रावास है, उसमें 15 दिन का जो है खाने की सामग्री उपलब्ध है। ऐसा हुआ कि अवकाश हो गया, मतलब कि छुट्टी पड़ गई। अब छुट्टी पड़ गई तो जब छुट्टी हुई तो जो उसमें से 300 छात्र थे, उसमें से 200 छात्र क्या हो गए, घर चले गए। अब घर चले गए तो वह जो सामग्री बचा हुआ है वह कितने दिन तक चलेगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे हल में कि माना कि अब जो पहली बात है कि 300 बच्चे थे और 200 बच्चे के घर चले गए हैं ना, तो अब कितने बच्चे बचे? 100। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना 100 छात्र के लिए x दिन की सामग्री है। मतलब कि जो बची हुई सामग्री है, x दिन की सामग्री बची हुई है। ठीक है, x दिन सामग्री चलेगी, x दिन की सामग्री चलेगी, x दिनों तक सामग्री चलेगी। ठीक है, तक सामग्री चलेगी। ठीक है, मतलब कि जो अगर 300 बच्चों के लिए खाना था 15 दिन का, तो उसमें से 200 बच्चे जो है चले गए घर, तो जो 100 बच्चे बचे हैं उनके लिए वो कितने दिन की सामग्री है, उनके लिए वह कितने दिन की, x दिनों तक वो सामग्री चलेगी। समझ में कि नहीं? तो हम ऐसा कर लेते हैं कि मान लिए हैं। अब क्या करते हैं कि वो जब 300 विद्यार्थी थे, ठीक है, जब 300 विद्यार्थी थे, हाँ, ये छात्र की संख्या है, छात्रों की संख्या। ठीक है, और यह है दिनों की संख्या। बात समझ में? यह है छात्रों की संख्या, यह है दिनों की संख्या। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 300 विद्यार्थी थे तो वह सामग्री 15 दिन चली थी। ठीक है, लेकिन अब वहाँ पर क्या हो गया, सामग्री कितने दिन चली, वह जब सामग्री कितने दिन, 100 बच्चे हो गए तो वह सामग्री कितने दिन चली, x दिन चली। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं
यह क्या है, ऐसे है, और यह क्या है, ऐसे है। मतलब कि यह ऊपर क्या है, बड़ा है, नीचे छोटा है। यहाँ पर ऊपर क्या है, बड़ा है, और छोटा है, और नीचे बड़ा है। समझ में आया कि नहीं? इसका यहाँ पर क्या होगा, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि 100 ऊपर हो गया और 300 नीचे हो गया। समझ में कि नहीं है? और यहाँ पर क्या है, 15 बड़ा है, मतलब 15 ऊपर हो गया और x नीचे हो गया। समझ में कि नहीं है? आ रहा है? अब इसका गुणा करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे तो पाएंगे हम क्या, x का गुणा इधर आएगा तो 100x हो गया। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 गुणे 300 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 100x बराबर, ठीक है, 15 गुणे 300 लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पर क्या है, x तो यहीं रह गया क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो x यहीं रह गया। तो यहाँ पर बचा क्या, x 15 गुणे 300 बटे ये जो 100 है वो क्या आ जाएगा, इसके नीचे, क्योंकि ये दोनों सटा हुआ है तो ये क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो गुणा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया 100, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या, सिर्फ 15 और 3। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 15 गुणे 3, तो 15 3 क्या हो गया, 45। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 45। मतलब कि उस सामग्री को खाने में छात्रों को कितने दिन लगेंगे, 45 दिन तक वो सामग्री चलेगी। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि यही है। समझ में आया कि नहीं है? मतलब कि अगर एक छात्रावास में अगर 300 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और 300 विद्यार्थियों के लिए 15 दिन का खाना है, और उसमें से 200 विद्यार्थी घर चले गए, तो वह खाना जो बचा हुआ है, ठीक है, वह खाना 100 बच्चे अगर खाएंगे तो कितने दिन तक चलेगा, 45 दिनों तक चलेगा। समझ में आया कि नहीं है? और ये सब सारे कंसेप्ट मैंने बताया है। ये किसी भी कभी भी इस प्रकार का सवाल है, मजदूर का भी सवाल आएगा, इसी कंसेप्ट पे हल करना है कि एक मजदूर इतने दिन में किया तो 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो ये समझिए, ये सब मेन पॉइंट है, इनको जो है हल करने के लिए आप हल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से जो भी समस्याएं आप पूछ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने 6वां प्रश्न को भी हल कर लिया है। ये कैसा चलने लगा जी? हमने 6ठे प्रश्न को भी हल कर लिया है, 7वें को भी हल कर लिया। अब बारी है 8वें प्रश्न को हल करने की, ठीक है। तो प्रश्न में दिया है कि 14 + 7x + x² को भाग करना है x + 3 से, ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है, भागफल और तथा शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। क्या प्रश्न में दिया है कि 14 दिया है प्लस 7x + x² से भाग करना है x + 3 को। एक चीज़ देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर जो घात है वो लास्ट में आ रही है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अपने हिसाब से बदल लेते हैं। तो एक मानक रूप में लिख लेते हैं। जब मानक रूप में लिखेंगे तो मानक रूप में लिखने के बाद हम प्राप्त कर लेंगे क्या, जो सबसे बड़ी घात है वो पहले लिखी जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोटी घात, फिर उसके बाद उससे छोटी घात, ठीक है। इसको इस क्रम में लिखने को हम क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? उसको क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। तो चलिए अब आगे यहाँ पर लिख देंगे, इसको भाग करना है तो यहाँ पर लिख देंगे भाग। समझ में? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कितना लिखा है, 2 लिखा है, और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो 1 में कितना जोड़ा जाएगा कि वो 2 हो जाएगा। तो हम 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर 2 हो गया, तो x का गुणा x में करेंगे तो 2x हो गया। समझ में ना? और यहाँ पर x का गुणा 3 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस हो गया, और लास्ट में सबके नीचे माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करना है, अब देखिए प्लस 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 रह जाएगा, और प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो अब बताइए कि 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब बड़ा कौन है,
7 और 7 के आगे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस से पूरा खत्म। समझ में आया कि नहीं है? अब आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस, यहाँ पर लिखा है 14। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आंख बंद करके प्लस लिख दीजिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, यक्स है, और यहाँ पर भी यक्स है, तो हमको यक्स नहीं लिखना है क्योंकि ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे तब जाकर ना आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4, तो 4x का गुणा 4x में करेंगे तो 4x, आगे प्लस है तो प्लस। समझ में? फिर 4 त्याई हो गया 12, यहाँ पर भी प्लस तो यहाँ पर भी प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? और सिंपल सी बात है, यहाँ पर माइनस दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस तो घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 14 में से 12 गया तो ये माइनस है 12 और प्लस 14 है, तो बड़ा कौन है, प्लस वाला है। अब यहाँ पर ये पूरा कट गया। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर आपने पाया क्या, आपने पाया कि यह जो है वह क्या है, भागफल है, भागफल है, ठीक है। और यह क्या है, शेषफल है, ठीक है, जो हमें पता करने के लिए बोला गया है। समझ में आया कि नहीं है? अतः भागफल बराबर x + 4 और शेष फल बराबर क्या है, 2। यह जो है क्या आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 9वां वाला कि 10,000 का मतलब मूलधन हमारा क्या है, 10,000। तो यहाँ पर सीधे लिख दीजिए कि मूलधन हमें क्या प्राप्त हुआ, 10,000 मूलधन है। 10,000 रुपये क्या है, मूलधन है। फिर कह रहा कि 10% वार्षिक ब्याज लग रहा है। दर कितना है, 10,000 का दर कितना है, 10% क्या है, वार्षिक दर से क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। वो कितने समय के लिए लग रहा है कि 2 वर्ष का, मतलब कि समय कितना लग रहा है, 2 वर्ष लग रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज का अंतर बताना है। मतलब इसका चक्रवृद्धि ब्याज पहले ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, फिर उन दोनों का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए पहले सूत्र हमको पता है, सूत्र लिख लेते हैं कि सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का। तो यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। यह हमारा क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं पे नहीं समझ में आए तुरंत पूछिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है कि मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 का होल समय माइनस मूलधन। यह क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। सिर्फ ब्याज का, चक्रवृद्धि का मिश्र धन अगर पूछा रहता है बट्टे तो यही वह करे जी। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा होता मिश्र धन, तो यहाँ पर बस खाली यहीं पर माइनस कर देते तो हमारा मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज पता हो जाता, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। समझ में आना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज का जो है पता कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे कि साधारण
ब्याज, साधारण ब्याज बराबर हमको मूलधन कितना दिया है 10,000 दिया है, तो 10,000 गुणे कितना, दर कितना दिया है 10% का दर से लग रहा है ब्याज। फिर उसके बाद नहीं है ये रिकॉर्डिंग हो रही क्या, फोन आ रहेगा फिर, अच्छा फिर गुणे, फिर 2 वर्ष, अरे 2 वर्ष का क्या वर्ष लिखना, चलिए यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा। ब्याज का सूत्र होता है यहाँ पर 10,000, मूलधन कितना है 10,000, फिर कितना दर लग रहा है, दर लग रहा है कितना 10% का दर लग रहा है, समय कितना लग रहा है 2 साल, बटे में 100 बोला है तो 100 लिख देंगे। ठीक है, आ रहा समझ में। फिर उसके बाद ये यहाँ से इस जीरो को काट देंगे तो बचा क्या 2 और ये है, समझ में आ रहा है ना, ए वाला इससे कट गया 2 और 1,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,000। मतलब साधारण ब्याज बराबर हमको क्या पता हुआ है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पूरा ही लिख दे रहा हूँ, 1,000 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 2,000 रुपये प्राप्त हुए। कैसे, साधारण ब्याज से। समझ में आया कि नहीं आया। अब बारी है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पहले मूलधन ये जो लिखिए, मूलधन 10,000 है तो 10,000 लिख दीजिए, समझ में है ना, मूलधन 10,000, फिर उसके बाद क्या है +1 कर दीजिए, +1 करिए 1, फिर उसके बाद प्लस दर कितना है 10 वर्ष है भाई, 10 वर्ष बट्टे क्या कर देना है 100, फिर उसके बाद कह रहा है कि समय, तो समय कितना है 2 वर्ष है 2, फिर उसके बाद क्या है गुणा नहीं है माइनस है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस मूलधन कितना है 10,000 है। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है। अब यहाँ पर हल करेंगे आगे। अब हमने प्राप्त किया, इससे इसको काट दिया, बचा नीचे 10, ठीक है, और यहाँ पर अगर 10 से कम 10 और 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 11, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 10,000, ठीक है, ऐसा लिख दें कि एक आध स्टेप बढ़ा के कर दें, लिख देंगे, सही तो है क्या, बहुत बड़ी तो चीज़ नहीं है। और यहाँ पर हो गया 10 से कम 10 और 10 और 1 11 बट्टे 10 का होल स्क्वायर माइनस 10,000। समझ में आया कि नहीं है। अब बारी क्या है इसका स्क्वायर करने का, तो जब स्क्वायर करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि 10,000 गुणे 121 बटे 100 माइनस 10,000। समझ में आया है। अब बारी है ये दोनों जीरो को काट दिए, जब इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 जीरो इसके पीछे जाकर लग जाएगा, तो लगेगा तो जीरो कितना हो जाएगा 121, फिर 2 जीरो पीछे से, फिर इसके बाद ये 10,000 इसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। अब इसको जब घटा देंगे, जब इससे हमको इसको घटा देंगे तो हम पाएंगे क्या कि यह है 12,100 और यह है 10,000, तो घटेगा कितना बचेगा 2,100 बचेगा। समझ में आया कि नहीं है। जब इतना प्राप्त हुआ तब हम आगे क्या करेंगे कि यह क्या है, हमने जो पता करना था, साधारण ब्याज पता करना था, चक्रवृद्धि ब्याज पता करना था, दोनों को पता कर लिए। अब क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो अब यहाँ पर घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज क्या था, साधारण ब्याज था 2,000, चक्रवृद्धि ब्याज क्या था 2,100 रुपये। तो 2,100 रुपये माइनस कितना है साधारण ब्याज का 2,000, तो घटने पर क्या आ गया 100 रुपये। इन दोनों का अंतर क्या आया है 100 रुपये का अंतर आया है। समझ में, मतलब जो प्रश्न में पूछा था कि इन दोनों का क्या करिए, अंतर ज्ञात करिए, तो हमने क्या कर दिया है, अंतर ज्ञात कर दिया है। समझ में कि नहीं है आया। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने 9 प्रश्न को हल कर लिया है, अब बारी है 10वां प्रश्न को हल करने के लिए। कह रहा है कि व्यंजक यक्स स्क्वायर माइनस, क्या दिया है, यक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में a माइनस 1 प्लस 1 अपान a का गुणे x, फिर क्या है 1 माइनस में है, ठीक है, -1, ठीक है। तो क्या करना है हमको, क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए भाई, हमको इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सब पहले हमको देख रहा है क्या क्या, वही चीज़ हमको यहाँ पर कर देनी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यह जो यक्स है हम इधर भी मान सकते हैं भाई, क्योंकि कोष्टक के बरवन है। तो अब यहाँ पर है तो ये यक्स किस में है, माइनस में है। तो इसमें यक्स माइनस 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल सी आप बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि यक्स स्क्वायर फिर माइनस क्या है ए एक्स, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हमने इसका गुणा किया है। अब बारी है इससे गुणा करने की, तो ये माइनस है और ए भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान ए एक्स, ठीक है, बट्टे में क्या है, अरे -1, समझ में आया कि नहीं, इतना दूर समझ में आया ना। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कामन ले लेते हैं, ठीक है। जब कामन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, समझ में आ रहा है ना, जिसको जो भी समस्याएं हैं तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है, आया समझ में। अब क्या कर लेते हैं, अब इनमें से क्या करते हैं, कामन ले लेते हैं। तो कामन लेंगे, यहाँ पर देखिए यक्स कामन होगा, यक्स कामन होगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स, और यहाँ पर क्या है माइनस, फिर देखिए यक्स से एक्स कट गया, बचा क्या ए, यहाँ पर लिख दिए, फिर यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर हम, यहाँ पर यदि हम क्या है ए 1 अपान ए को कॉमन लेंगे, ठीक है, तब जाकर यहाँ पर हमें ए प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि 1 जो है बचेगा नहीं तो भाग रहेगा, तो भाग जब उल्टे होगा तो वह किस में बदल जाएगा, गुणा में। जब गुणा बदलेगा तो हर जो है अंश हो जाएगा, अंश जो है हर हो जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 1 अपान ए, तो ये बचा क्या, कट गया, इससे यह कट गया, बचा क्या यक्स, तो यहाँ पर लिख दिए एक्स, और यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या बच गया, ए बच गया। समझ में आ रहा है ना कि ये कहाँ से आ रहा है, बोलो तो बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया है कि क्या है 1 अपान ए भागे क्या करना है ए, ठीक है। जब हम करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, अरे इससे नहीं भाग करना है ना, 1 भागे 1 अपान 1 है ना ए, इससे भाग करेंगे। तो जब भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये ऊपर चल गया या नीचे आ गया, तो यहाँ पर यही बचा ना, जब गुणा करेंगे तो क्या आ गया ए, समझ में आएगी नहीं आया। अब बारी है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब हमें क्या प्राप्त करना है, इन दोनों को एक कोष्टक में लिख देंगे, तो यहाँ पर ये एक कोष्टक में हो गए। और बारी है किनकी, इन दोनों को एक जैसे हैं, इनको एक जगह लिख लीजिए एक बार, बस यही हमें प्राप्त करना था, गुणनखंड जो ज्ञात करना था हमने गुणनखंड को ज्ञात कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम लोग, अब बारी है 11वां प्रश्न को हल करने की, ठीक है। 11वें प्रश्न में दिया हुआ है कि चित्र में ए बी वृत्त को P बिंदु पर क्या कर रहा है, खींचा गई स्पर्श रेखा है, मतलब कि जो ए बी है वह पी क्यू पे एक स्पर्श रेखा है जो एक वृत्त पे है, ठीक है। इसमें से बोला है कि जो क्यू पी आर है वह 80 का है, ठीक है। और क्या बोला है कि पी आर क्यू वह कितने का है, 30 का है। तब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि आर पी बी, हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है। हमको इनके बीच का कोण पता करना है वह कितना होगा, समझना। मैं यहाँ पर मैं जो है इस चित्र को दोबारा बना देता हूँ। यह चित्र है, ऐसा है, क्या एक यहाँ से स्पर्श रेखा गई है जिसको ए भी बोला गया है,
और यह Q है, यह R है, यह क्या है P है, और यहाँ पर क्या है, अरे इसको नहीं खींचो, छोड़ो, जान दो, ये यहाँ पर एक वो जो है सेंटर है, ठीक है। और इनके बीच का जो कोण बना है वह 180 है और ये 30 अंश। समझ में आना। और हमें पता क्या करना है, हमें यह पता करना है कि इनके बीच का जो कोण है वह कितना होगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा समझ में? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमको पता है कि यह क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, यह क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। हमको पता है कि इन तीनों को जब जोड़ा जाएगा तो वो कितना आएगा, वो 180 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 180 आएगा। तो चलिए ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनके बीच का जो है 180 हो गया। अब चलिए ठीक है, अब तब हम पता कर सकेंगे कि यह वाला कोण कितने का है। तो हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सा है, ठीक है। एक है QPR, यहाँ पे लिखेंगे कोण QPR, ठीक है, धन। फिर क्या है, एक है PRQ, एक है PRQ, ठीक है। जो बीच में है इन्हीं पर कोण बना रहता है, ठीक है, तो यही पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद एक QPR हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा है, RQP, ठीक है, बराबर कितना आएगा, 180 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बात बताइए कि हमें QPR बराबर क्या दिया है, 80 दिया है ना, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमने 80 डिग्री लिख दिया। फिर धन, फिर कह रहा है कि PRQ बराबर कितना दिया है, 30 दिया है, 30 डिग्री। फिर धन RQP हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण RQP, P बराबर, यहाँ पर नहीं पता है तो इसको ऐसे ही उतार दो, बराबर 180 कर दो, ठीक है। इतना तो समझ में। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 110। अब 110 को इधर से सीधे से घटा देते हैं, ठीक है। RP 180 माइनस कितना, 110। समझ में आ रहा है ना। इसको जोड़े हैं, इसको पूरा जोड़ के फिर जब पक्षांतर लेके गए हैं तो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने प्लस को माइनस में लिख दिया है। अब घटा देंगे तो कितना आ गया, PQ और RQP बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। यह क्या था, यह यहाँ का मान हमको पता हो गया कि वो कितना है, 70 डिग्री है। समझ में आया कि नहीं आया। और हमें यह भी पता है, क्या पता है, कि जो कोण यहाँ का होगा, मतलब कि जो कोण RP है, RQP है, जो कोण RQP होगा वही कोण जो होगा RPB होगा। यह भी पता है हमें, हम जानते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, समझ यहाँ तक दिख रहा है ना, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पर जगह बना के, ठीक है। क्या चीज़ हम जानते हैं, कि हम क्या जानते हैं कि RQP कोण RQP बराबर होता है कोण RPB के, कोण समझ में आ रहा है ना जी, RPB के होता है। समझ में आया ना कि जो एक कोण है वह किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अतः इसके बराबर कितना है, 70 है।
तब यहाँ पर हमने पता कर लिया कि कोण आर पी बी बराबर क्या होगा, 70 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? जिसको जहाँ पर कोई जो भी समस्या है, सवाल समझ में नहीं आया है, वो तुरंत पूछ ले कि यहाँ पर सर सवाल समझ में नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर सारे सवाल समझ में आए हैं। देखिए मैंने दो कॉन्सेप्ट को लिया है, दो कॉन्सेप्ट को मैं समझा दे रहा हूँ। ये हमको पहले एक त्रिभुज दिख गया है, तो हमको पहले ही से पता है कि त्रिभुज का जो है तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। हमने 180 कर लिया। हमको ये भी पता है कि जब भी कोई किसी वृत्त से गुजरने वाली स्पर्श रेखा उसके लंबवत बड़ी जीवा पर बने कोण का जो होता है वो त्रिभुज के एक कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है विपरीत कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर विपरीत कोण कौन है, 70 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हमने उसको सीधे बराबर हमने कर दिया है कि ये दोनों बराबर होंगे। जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया सवाल समझ में?